Good morning. We are going to start here chemical kinetics chapter, which is our fourth chapter in our 12th standard syllabus. और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस निकाले जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने की बात जैसे आ रही है तो स्पीड कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये केमिकल काइनेटिक्स डील ही करता है आपका इन ऑर्डर टू फाइंड आउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स ही मीन कर दे रहा है आपका कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे आप छोटी सी एग्जांपल लो, A changes into B. A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यदि 10 मोल्स पर लीटर है और B उस समय 0 है, आप कंटेनर में केवल A जब लिए हुए हो तो ये थोड़ी देर के बाद घट करके यदि 4 मोल पर लीटर हुआ तो ये कितना चेंज हुआ, 6 मोल पर लीटर। वो कहाँ गया? B के पास। अब हम लोग इसको ये जिस टाइम ड्यूरेशन में हुआ है, इस समय T इज इक्वल टू 0 था, ये दिस इज P इज इक्वल टू T। तो ये जो चेंज हुआ है 6 मोल पर लीटर का हुआ है, तो इसका रिप्रेजेंट करना होगा रेट यदि, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चेंज जो आया है मीन्स A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2। ये जो T2 की बात करेंगे एंड दिस इज T1, T2 माइनस T1। अब इसके लिए भी सेम वैल्यू इज गोइंग टू कम एज व्हाट? 4 माइनस 10। 4 माइनस 10 कीजिएगा, डेल्टा T करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और ये आपका प्रोडक्ट के सेंस में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, B2 माइनस B1। स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब है मोल्स पर लीटर का इंडिकेशन है, T2 माइनस T1। यहाँ पर आपके क्या वैल्यू आएंगे? 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। केवल ये है कि रिएक्टेंट के फॉर्म में यदि आप लिखिएगा तो ये वैल्यू आपका माइनस में आंसर आ जाएगा। माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब ये डिफरेंस क्या है? आप जब रिएक्टेंट के फॉर्म में यदि इसको दिखाने की कोशिश कीजिएगा तो इसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलेंगे और यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो रिएक्टेंट के फॉर्म में जब भी दिखाने की कोशिश की जाएगी तो उसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट फिनिश होता है और इसके ये अंडरस्टूड है कि उसके साइन नेगेटिव होंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट आपका माइनस डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T करके रिप्रेजेंट होगा। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे रिप्रेजेंट होगा? प्लस डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस दिखाने होंगे तो अपीयरेंस तो प्रोडक्ट के होते हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा P, वो प्लस होगा डेल्टा P अपॉन प्रोडक्ट। P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, डेल्टा T। ये चीज हो गए आपके। अब रेट का रिप्रेजेंटेशन ये समझ में आ गया है कि चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसके यूनिट क्या आ जाएंगे आपके? मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बात हो गई हम लोगों की। अब इसको फिर से एक बार समझ लें कि हाउ टू डिफाइन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज in concentration of reactant or product with respect to time, reactant or product with respect to time, with respect to delta T, what we are saying यहाँ पर लिख सकते हैं आप with respect to time। ये बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हम लोग इसको एवरेज रेट करके एक टर्म डालें, एवरेज रेट, एंड दूसरा टर्म है आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, दोनों में क्या फर्क है इसको थोड़ी सी हम लोग समझे, क्या मीन कर रहा है वो यहाँ पर एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट में। एवरेज रेट है आपका जो चेंज आप बता रहे हो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम इंटरवल आपने दिया है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरचेंज इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब आपने टाइम दिया है उसको चेंज का। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है? एग्जैक्टली एट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको चेंज चाहिए। चेंज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, आपको उसी टाइम चाहिए, पर्टिकुलर इंस्टेंट वी आर से। ये बात को हम लोगों को ध्यान देनी है। एंड दिस इंडिकेट्स व्हाट? डेल्टा, इसी वाले का मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा T टेंड्स टू 0।
यानी कि चेंज आपका बहुत ही कम है। जैसे अभी बोलेंगे कि अच्छा ठीक है अभी आप चेंज दिखाओ, अभी आप चेंज दिखाओ, मतलब कि आप एक डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एग्जैक्टली वी कैन नॉट से जीरो बट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे फिर? यही डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखा जाएगा, डी आर बाय डी आर डी टी। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आए थे तो आप लिखिएगा चेंज इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ चेंज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये बतानी होगी हम लोगों को। इसको ग्राफिकली थोड़ा कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे आप देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, ठीक है, उसी समय वो टाइम के साथ बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, बट दिस इज फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्टेंट को आर से दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख लो कि यदि आप अलग अलग इंटरवल टाइम दे रहे हो, आपको T1 एंड T2 के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया है, या फिर इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है, इसको हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे। एवरेज रेट, दिस इज योर एवरेज रेट, इट इज गिवन हियर P2 माइनस P1। लेकिन आपको यदि चेंज एग्जैक्टली इस टाइम पर चाहिए, तब क्या करनी होगी? इस कर्व पर जो आया है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, एंड दिस इज कमिंग एज dp by dt। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस रेट, दिस वैल्यू इज इंस्टेंटेनियस रेट, ये ध्यान देना है, ये फर्क है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको निकालनी है। नेक्स्ट आ जाइए, एक क्वेश्चन, ये डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पर, एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट time for time taken that change to occur. Instantaneous rate, to express the rate at particular moment of time, we determine the instantaneous rate. Short time you can say. ठीक है, अब एक ये समझिए, यदि आपका अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट विच इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑल्सो। लेकिन इफ इट इज गोइंग टू बी स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन, स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन मींस लाइक नंबर ऑफ मोल्स आपके फर्क हैं, जिससे कि फॉर स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन कैसे हम लोग बात करेंगे। जैसे ये इक्वेशन है 2HiH2 प्लस I2 बोला, तो यहाँ पर रेट को कैसे इंडिकेट कीजिएगा? रेट इज गोइंग टू बी, वर्ड्स में लिखा हुआ है आपका, रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन माइनस डेल्टा HI का 2 डेल्टा T, या तो आप एवरेज के फॉर्म में दिखाओ, विच इज इक्वल टू डेल्टा H2 बाय डेल्टा T डेल्टा I2 बाय डेल्टा T। अब यहाँ 2 लिखने के पीछे वजह क्या? 2 लिखने के पीछे वजह क्या है? बिकॉज ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है, ये बैलेंस इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इतने में आपका यदि 2 मोल्स ऑफ HI कंज्यूम हुआ है, तो H2 आपका 1 मोल फॉर्म किया है, I2 1 मोल फॉर्म किया है, यानी कि स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन is just double of speed of formation of H2 and speed of formation of I2। तो आप इनको रिलेट कैसे करोगे? स्पीड ऑफ फॉर्मेशन बैलेंस इक्वेशन, जैसे यहाँ पर ही इस वाले को आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जैसे एक ये वाली इक्वेशन ले लें, 2H2 प्लस O2, प्रोडक्ट इज 2H2O। क्या मीन कर रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो 2 मोल्स H2 के कंज्यूम हो रहे हैं, तो 1 मोल O2 के कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन आपका 2 मोल्स H2O जा रहा है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ H2 is double of decomposition of O2, but decomposition of H2 or disappearance of H2 is same as appearance of H2O। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ये रहता है आपका कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये ध्यान देना है, डिसअपियरेंस आपका माइनस में हर समय आएगा वैल्यू, एंड विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला गया है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस DH2 by 2 dt, which is equal to DO2 by TT, which is equal to DH2O by 2 dt। ये चीजें हो जाएंगी, इस बात को ध्यान देनी है। अब आगे बढ़ेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग
from 0.5 mole per liter to 0.4 mole in 10 minutes. तो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा? तो रेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेट 2A प्रोडक्ट आपका दिया गया है, तो इसको कैसे हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट के फॉर्म में आप लिखिएगा यदि, तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय 2 dt। ये क्यों लिखा 2 यहाँ पर? क्योंकि ये आपका 2 मोल्स ऑफ A कंज्यूम हो रहा था, तो डिसअपियरेंस के फॉर्म में दिखाना है। तो ये कैसे जाएगा? आपका 10 मिनट्स टाइम है, 2 into 10 एंड दिस इज व्हाट 0.4 माइनस 0.5, ठीक है। एंड जो भी यूनिट आएगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गए। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन जो दिया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड CCl4, concentration of N2O4 is reduced to 2.08 mole per liter। ये इक्वेशन है आपका। एवरेज रेट निकालना है in terms of hours, minutes and seconds, and what is the rate of production of NO2। एक तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जब आप रेट निकालने बैठिएगा और N2O का एक्सप्रेशन है dN2O5 डिवाइडेड बाय 2 dt कर लीजिएगा, एंड ये जो वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल करके निकल जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग यू विल टेक आउट। सेकेंड इज रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है NO2 का, तो ये रिलेशन भी हम लोग को मालूम होना चाहिए ना। रेट ऑफ रिएक्शन ये पता है स्टोइचियोमेट्रिक में क्या होता है, माइनस dN2O5 बाय 2 dt। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के लिए हमने लिखा दिया आपको अभी, प्लस dNO2 बाय 4 dt इज इक्वल टू dO2 बाय dt। पूछा क्या है आपसे? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आपसे पूछा गया है, ये इतना हिस्सा। तो आप यहां से रेट निकालो, यहां पुट करो एंड गेट दिस वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल देंगे, दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये सारा चीज वैसे ही है। यदि ये इस पे कोई कोएफिशिएंट का चक्कर नहीं है, आप यूनिट के साथ निकाल दीजिएगा। ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन को सेम फॉर्मूला के साथ कीजिएगा रेट निकालने का। ये वाली क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाइए यहाँ आगे कि कौन कौन सा स्पीड निकालना तो सीख गए, कौन कौन सा चीज जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। ये पढ़ेंगे और इसको पढ़ते पढ़ते चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आगे हम लोग उठाएंगे। रेट लॉ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का बताने के लिए, सब फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो स्पीड कैसे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो एक बात जान लीजिए, रिएक्टेंट जितना आप बढ़ाइएगा उनके कोलिजन्स बढ़ेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि लिमिटेड जगह पे आप बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स उठाइएगा, इतने कोलिजन्स होंगे, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इजिली। लेकिन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें इसको? हम लोग के पास दो लॉ है, एक रेट लॉ है एंड दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आपका इक्विलिब्रियम, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है उसके लिए यूज होता है। यहाँ पर हमने बोला था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि ये 2R है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन रेट लॉ जो है वो अलग ही बात करता है। इसका कहना है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molar concentration of reactant raised to the power equal to stoichiometric coefficient, नहीं, order of reaction। order of reaction की बात आएगी, इस एक्सप्रेशन को हम लोग रेट लॉ बोलते हैं या रेट इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ C, तो ये चीज इसको ऊपर इमेजिन कीजिएगा, ऊपर किया हुआ है। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू A to the power X, एंड ये X is order with respect to A, Y is order with respect to B। तो ये जो order word हम बोल रहे हैं, ये आगे आपको समझ में आएगी क्या है ये order। नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे। X आपका पावर हुआ, X is order with respect to A and total order is X plus Y। total order of reaction is X plus Y, ठीक है। तो ये आपका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज इक्वल टू K A to the power X B to the power Y, एंड ऑर्डर जो है दोनों को ऐड कीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ये डेफिनेशंस आपके दिए गए हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में आप ध्यान रखिएगा। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ये, एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी यू विल से। अब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, एक टर्म समझेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटता है, तो पहले हम लोगों ने प्रोपोर्शनल डाला, दिस इज योर ऑर्डर, राइट, एंड प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इट्स गोइंग टू बी रेट कांस्टेंट, ये चीज आ जाएगा। इट मीन रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर इक्वल टू ऑर्डर। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं रेट कांस्टेंट का, तो एक बात को ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड यहां पर क्या बोलेंगे, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये वाला वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दो हर समय 1 मार्क के आ जाते हैं आपके। सेकेंड यहाँ क्या बोलिएगा, सेकेंड में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, दिस डिपेंड्स अपॉन rate is proportional to temperature as well as concentration, temperature as well as concentration, ठीक से लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर rate constant is proportional to only temperature, third unit is mole per liter per second, unit, and this unit depends upon order of reaction, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा ये वाली कमेंट को, ये चीज आपको बताया गया है। अब यहाँ पर अच्छे से एक चीज को समझ लें, ऑर्डर को निकाला कैसे जाता है। ऑर्डर का वैल्यू 0 1 2 3 रहेगा इंक्लूडिंग फ्रैक्शन। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट, सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है ए चेंजेस इनटू बी, हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट 1, जस्ट टू फाइंड आउट ऑर्डर एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ ले लेते हैं, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ए का ले लिए और एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको स्पीड देख लिए। अब जस्ट ट्रायल बेसिस उसको 2a लिए, देखते हैं कि ये आपका 4 टाइम्स हो गया अपने इनिशियल आर का, 3a, दिस हैज बिकम 27 आर। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि रेट चेंज हो रहा है, ये 9 आर, सॉरी दिस इज 9 आर हियर, ये रेट इज प्रोपोर्शनल टू a to the power square, इस हिसाब से चेंज हो रहा है, 3 3 स्क्वायर 9। तो ये चीज किस ऑर्डर का इंडिकेशन देता है, सेकेंड ऑर्डर। उसी समय दूसरा एक्सपेरिमेंट 2, इन केस आपका a यहाँ पर है, आप a को डबल करते हो, r है, इसको डबल कर रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू चेंज एज सेम वे, सेम चेंज हो रहा है, 3a 3r। This implies what? Rate is proportional to a to the power 1. This indicates first order. तीसरे ले, experiment 3, यदि आप a change कर रहे हो, उसका corresponding r, if this is going to be double, ये r आपका 8r हो जाएगा, this is 3a, this is 27r, ठीक है। So this indicates rate is proportional to a to the power square, and this indicates cube, this indicates third order, ये 3 टाइम्स होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हम लोगों को। 0 ऑर्डर के केस में अब आपको समझ में आ रहा हो कि बिल्कुल ही चेंज ही नहीं होगा रेट, आप इसको डबल करते हो, ये कहते हैं बिल्कुल चेंज नहीं होना, वैसे ही आ रहा है 3a, कोई चेंज नहीं, इट मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a 0, दिस इंडिकेट 0 ऑर्डर। ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा इसको फिर से एक बार की देख लीजिए। सपोज हम लोग यहाँ पर एक हाइलाइटर के तहत देख लें कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है।
ऑर्डर निकाला जाता है कि इफ वी आर गोइंग टू टेक रिएक्शन कोई भी और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस तरह से चेंज होता है, ये बात को ध्यान देनी है। यदि चाहें तो इसको इरेजर से एक बार की हटा के ठीक कर लें हम लोग। सही, ये आपका क्या था, 3 3 से 9 आर। तो ये इस तरह से वर्ड्स में कभी आ जाएगा कि रिएक्टेंट ऐसे बढ़ाया गया है और रेट इतना हो गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग ऑर्डर निकाला गया था। तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, बिना एक्सपेरिमेंट के ऑर्डर निकलेगा ही नहीं। आपको यहाँ पर दिया गया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर जानना बहुत जरूरी है, सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है। मॉलिकुलरिटी एक दूसरा वर्ड है जो कि बताता है कि कितने एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है in an elementary reactions. Now, what is elementary reaction? Reactions taking place in single step. यहाँ आप देख लो ऑर्डर कैसे निकालने की कोशिश करोगे। रिएक्शंस का हाफ प्लस 3/2 कीजिएगा, यहाँ पर 3/2 प्लस माइनस हाफ 1 कीजिएगा, निकल जाएगा। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस के डेफिनेशंस कभी कभी पूछ देते हैं, तो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स जो ढेर सारे स्टेप्स में चलें, विच स्टेप्स कंट्रोल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। कई बार क्या होता है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एग्जैक्टली। तो हर स्टेप्स का, सपोज ए से डी बन रहा है, बी से इसमें ये बनाने के लिए ए से बी बना, बी से सी बना एंड सी से फिर डी बना। तो जो स्टेप स्लो रहेगा उस स्टेप में जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज बेसिकली नेम्ड एज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी टेकन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप की जो बात उठी है, ये बात को भी ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आ जाइए, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया गया है, दिस इज आवर इक्वेशन। तो आपके इस क्वेश्चन में ए 1 मोल ऑफ ए कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ बी। पहले ये कॉन्सेप्ट, दो पार्ट है इसका, बोर्ड में काफी आया हुआ है। आप सिंपल फॉर्मूला से जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया है उस पर डाल दीजिएगा कि ए के जो वैल्यू दिए गए हैं 0.1 एंड बी के जो दिए हैं 0.2 स्क्वायर करते हुए रेट निकाल लीजिए। सेकेंड सिचुएशन क्या हुआ है यहाँ पर, ए एंड बी, ए जो लिया गया था और बी लिया गया था, ये मीन क्या कर रहा है कि इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। जब ये रिएक्ट करेगा तो कहता है कि आप तब रेट निकालो जब ये घट करके 0.06 हो गया। तो जब 0.1 से 0.06 हो गया है तो ये जितना घटा -0.04, तो इसका जस्ट डबल ये घटेगा। बैलेंस इक्वेशन का यही मतलब है, जस्ट डबल घटेगा, 0.08 घटेगा, 0.2 माइनस 0.08 आप निकाल लीजिएगा यहाँ वैल्यू, और फिर रेट का इसमें वैल्यू पुट करके रेट इज इक्वल टू के, जो के तो सेम ही हो जाएगा 0.06, एंड यहाँ जो वैल्यू आपके आ रहे हैं बी के वो आप लिख दीजिएगा, इससे निकल जाएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हाउ टू वी फाइंड आउट रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास मेथड दो दिए हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड, रेट इक्वेशन मेथड, एंड दूसरा इज इनिशियल रेट मेथड। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में हम लोग देखेंगे कि इसका कंडीशन ये है कि आपको पहले से पता है ऑर्डर, हम लोग को रेट कांस्टेंट निकालना है एंड ऑर्डर निकालना है, पहले से पता है ऑर्डर क्या है, तो इसको उससे फिर रेट कांस्टेंट, उस पर्टिकुलर ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालेंगे। उसके लिए करना क्या है हम लोगों को, रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, उस पर हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। इंटीग्रेशन मेथड में क्या है, इफ दिस इज चेंजिंग लाइक दिस, इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, dr/dt इज इक्वल टू रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन, ठीक है, माइनस dr/r कर देंगे, दिस इज इक्वल टू kdt, ये r को नीचे ले आएंगे। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन किए जाएंगे, यहां तक आपको हमने दिखाया है अभी। इनका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन में आपको पता है कि माइनस dr/r का log n r आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0, ये आपको मालूम है कि कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, तो r बिकम्स इक्वल टू r0, इसके वैल्यू पुट कर देंगे तो विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन आएगी।
अब इसको ये मालूम है कि नेचुरल लॉग में हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लॉग बेस 10 में चेंज करना होगा। लॉग बेस 10 में चेंज करने से उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करनी होगी। वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। ये जान लीजिए, ये रेट कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा चीज है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके मेजॉरिटी रिएक्शंस हैं दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ एक प्लॉट करने की बात आएगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग निकालने की कोशिश करें। डायरेक्ट ये इस चीज का क्वेश्चन क्या आ जाता है, ग्राफ देके पूछते हैं किस ऑर्डर का है। तो ये फॉलो हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। ये यदि वाई एक्सेस है और इसमें माइनस एम एक्स प्लस टी दिख रहा है, टी इंडिकेट्स व्हाट, इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सेस। नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। इधर ये नेचुरल लॉग ये वाला चीज है और टी है, तो आपका ग्राफ गिरता हुआ नजर आएगा और ये आपके स्लोप इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये आपको ध्यान होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन आपका है जिसमें हम लोगों के पास इस तरह से था ऑप्शन, लॉग आर नॉट बाय आर, जो कि हम लोग बाद में 2.303 की बात किए, इज इक्वल टू के टी। यदि हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को, आर नॉट बाय आर के टी के अगेंस्ट में, हमारे पास क्या आ गया, लॉग आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि टी के रिस्पेक्ट में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट है ही नहीं, इन दिस केस देयर इज नो इंटरसेप्ट। ये आपका हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, ये हो गया y एक्सेस। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इंटरसेप्ट एंड y एक्सेस है ही नहीं। तो ये भी आपकी पहचान है फर्स्ट ऑर्डर की, ये बात को ध्यान देना है हम लोगों को। नेक्स्ट आ जाए। हाँ, इन इक्वेशन का जो कि रेट कांस्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर में आया है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, लॉग आर नॉट लिखिए, ये ए नॉट लिखिए, आर नॉट अपॉन आर, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट ओवर जो बच गया है, इस पर फिर काम होता है। तो कहा गया कि ये टाइम निकालिए जिस समय आर नॉट आधा हो गया अपने अमाउंट का, तो उसके वैल्यू जब निकाले जाते हैं, के इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड, आधे हो जाते हैं जब अमाउंट, जो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन, ये जो आ रहा है आपका आर नॉट अपॉन 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, आर नॉट कैंसिल हो जाता है एंड इट कम्स अराउंड 0.693 बाई टी की बात कर रहे हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइएगा, जीरो ऑर्डर का भी कैसे डिराइव करेंगे हम लोग रेट कांस्टेंट, वो देख लीजिए। सपोज ये इक्वेशन है, रेट लॉ के हिसाब से, इसका क्या डेरिवेशन आपको पढ़ना है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0, आर इज इक्वल टू के 1 हो जाएगा, ये वाली चीज। यहाँ के केस में इसका डिफरेंशियल फॉर्म यदि हम लोग लिखेंगे, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, के की बात आई, माइनस डी आर बाई डी आर इज इक्वल टू के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी नॉट। अब सी नॉट निकालना है, सी नॉट जब निकालना होगा, when t is equal to 0, c naught is equal to minus r naught, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस r इज इक्वल टू के टी प्लस, नहीं माइनस ये भी आ जाएगा, इसको इधर ले आए, r नॉट माइनस r अपॉन t इज इक्वल टू के, ये आपका जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन हुआ। ये r ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ है, r नॉट माइनस r नॉट अपॉन 2 अपॉन के इज इक्वल टू टी हाफ, जो आधे हो जाते हैं जो हम लोगों ने बोला। यहाँ पर आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, आर नॉट अपॉन 2 के
is equal to T half. So in zero order, half-life period is directly proportional to R naught. ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ये हमने जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन जैसे आपको बता दिया। अब ये वाले केस में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो एक्सप्रेशन आया था, यहाँ भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हम लोगों ने देखा कि माइनस आर इज इक्वल टू के टी माइनस आर नॉट। सब नेगेटिव से माइनस से यदि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग विद द नेगेटिव पार्ट, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये आपका एक्स हो गया। यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ये आर हुआ ऑन दिस साइड टी, ये आर नॉट हुआ इंटरसेप्ट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाएगा या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज नेगेटिव स्लोप है। R versus T, this is indication of zero order. ठीक है, एंड स्लोप क्या हो जाएंगे उसकी? स्लोप इज माइनस के। ठीक है, ये क्वेश्चन देख, हाफ लाइफ पीरियड वही फॉर्मूला लगा करके 0.693 बाई के कर लीजिएगा। यहाँ जल्दी से देख लें, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल वही ये वाला लिख करके दिखा दीजिएगा। How is the rate affected or increasing the concentration of B 3 times? First order है, the rate is also going to be 3 times. Show that first order reactions time required for completion of T99.9. पहले ये निकालिए, T99.9 means 99.9% खत्म हो गया। कैसे इसको दिखाएंगे? 2.303 by T log 100 लेना होगा इनिशियल, बचा कितना? 0.1। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, इसका कंपैरिजन कर देंगे, रेशियो ले लेंगे T99.9 डिवाइडेड बाय T हाफ, तब आपको 10 करते हुए वैल्यू दिखेगा। यहाँ पर देख लीजिए, हाउ लॉन्ग डिड द रिएक्टेंट डेल्टा टी दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट, वो देख लेंगे आप। यहाँ के केस में सिंपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वही सेम फॉर्मूला 2.303 बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। आर नॉट मीन इनिशियल जो स्टार्ट किए बचा हुआ। यहाँ पर देखो, हाफ लाइफ पीरियड में 80% जैसे एक्टिविटी है, कहता है कि 80% वुड में अभी 14C बचा हुआ है, बचा हुआ है। जब भी कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग का की हाफ लाइफ पीरियड 5730 ईयर्स है, इतने साल में वो अपनी क्वांटिटी से आधा होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वुड यदि जैसे किसी ट्री से वुड बनाया जाता है तो C14 के परसेंटेज घटते जाते हैं, तो यहाँ पर घट करके वुड फॉर्म में 80% हो गया है। तो वी आर गोइंग टू टेक हियर रेट इज इक्वल टू, एज निकालना है, रेट नहीं जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, यही एज निकालना है। दिस एज वी नीड टू फाइंड आउट, लॉग 100 अपॉन हैड ओनली 80% शुरुआत में रहा होगा, ये अब 80 हो गया है। इसको ये के का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू कैसे निकालिएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ, के का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये टी निकाल लीजिए। यहाँ पर भी आपका जैसे कह रहा है कि फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कंपैरिजन में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 1/16 हो गया, तो के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, यहाँ 1 ले लेंगे हम लोग क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, घट करके 1/16 हो गया। इसको सॉल्व करके दे देना है, ये आप के निकाल लीजिएगा 60 पर सेकेंड, 0.693 बाई टी हाफ, ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 90 साल में आपका यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड 28.1 ईयर्स है, तो कितना जो न्यूक्लियर वॉर हुआ था, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, तो उस दौरान किस तरह से इंसानों के शरीर में कैल्शियम का हटा करके स्ट्रॉन्शियम एंट्री मारा था, लेकिन वो आदमी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कितने देर में 1 माइक्रोग्राम आपके यदि किसी के शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया है स्ट्रॉन्शियम 90 को, तो कितने देर के कैल्शियम की बजाय वही स्ट्रेंथ दे रहा है, कितने दिनों के बाद, 10 साल के बाद और 60 ईयर्स के बाद कितना बचेगा। आप तो T10 लीजिएगा, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनिशियली आप 1 माइक्रोग्राम लिए हैं तो बचा कितना, वो आपको बतानी होगी। नेक्स्ट आइए,
T99 तो पहले बात कर चुके हैं, इसको रिलेट करना है आपको T90 से। दोनों की अलग अलग एक्सप्रेशन लिखिएगा। वैसे ही T99 is equal to K 2.303 by K log 100 upon 1। उसी तरह से T90 is 2.303 by K log 100 by 10। इसका रेशियो निकालिएगा, you'll find it whatever that is needed। सुक्रोज डिकम्पोजेस, यहाँ पर भी ये देखिए नया है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स, ये निकालनी है। हम लोग के पास जो फॉर्मूला है K is equal to 2.303 by T log A0 by A। आपसे ये इसको 8 आवर्स कर दिया। जब भी फ्रैक्शंस की बात आती है ना, तो आपको फ्रैक्शन मीन A अपॉन A0, ये इनिशियल है, क्या बचा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो यहाँ पर पहले A0 by A निकाल लीजिए। इसके बाद ये निकालने के बाद जस्ट आपको रिवर्स कर देना है A अपॉन A0 विच इज योर फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। यहाँ से पहले 30% डिकम्पोजिशन मीन 30% फिनिश हो गया, तो A क्या बचा 70, A0 क्या हुआ 100, टाइम क्या है 40 मिनट। ये आपका यहाँ तक हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में विल बी टेकिंग प्रेशर, या इस तरह से आप अज्यूम करके चलो, ये जितने न्यूमेरिकल्स आप कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे जब प्रेशर आएगा तो कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो टिल हियर यू हैव टू सी हाउ टू कैलकुलेट। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, बोर्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। फिर हम लोग दूसरे दिन दूसरे स्लाइड्स के साथ आएंगे, ठीक है। दूसरी बार हम लोग उठाएंगे जब प्रेशर में रहेगा, गैस आपका पूरा गैसेस स्टेट में रहेगा, वैसे केस में हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।